वुदरिंग वेव्स की जर्नी के पार्ट 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी वूवा की जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं और इस पार्ट के अंदर हम लोग काफी सारे न्यू कैरेक्टर से मिलने वाले और उस कैरेक्टर से भी मिलने वाले जिसको हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा था, लेकिन मैंने तुम लोग को उसका नाम नहीं बताया था क्योंकि स्पॉइलर हो जाता। सो हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब वीडियो को हम लोग अपने शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट से हम लोग को ये पता चल गया कि फ्रैक्सिडिस वालों के चक्कर में जो थ्रेनोडियन है, जो कि सो रहा था बहुत दिनों से, अब वो फाइनली जगने वाला है और इसी वजह से माहौल के अंदर काफी ज्यादा टेंशन बढ़ चुका है क्योंकि थ्रेनोडियन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग होता है जो कि पूरे क्या कहते हैं सिटी और कंट्री को डिस्ट्रॉय करने लायक पावर रखता है। और यहीं पे यांग चीसिया यही चीज को लेके बाइजिया से बात कर रहे थे। हम लोग भी वहां पे आ जाते, पूछते क्या चल रहा है। बाइजिया हम लोग को बताती है कि जो टैसिड डिस्कॉर्ड यानी मॉन्स्टर्स की मूवमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है अब अपने एरिया में। फिर क्या बाइजिया हम लोग को मैसेज देके वहां से चली जाती। चीसिया हम लोग से पूछती कि आखिर में तो अंदर गए थे तो वहां पे क्या हुआ था। फिर क्या हम लोग उसे बताते कि कैसे हम लोगों ने स्कार को पकड़ के जेल में डाल दिया है, जो यहाँ क्या कहते हैं होंगलोंग यानी जिंजो का जो सेंटिनल है जू है वो गायब हो चुका है। हम लोग इन लोगों से पूछते हैं कि जो जनरल जीएन है वो यहाँ का जनरल है, जिनची यहाँ के मैजिस्ट्रेट है, और जो जू है वो यहाँ का सेंटिनल है। आखिर में इन लोगों के बीच में कनेक्शन क्या है। चीशिया कहती है कि मुझे कनेक्शन के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता कि जनरल जियान मेरे ख्याल से पहले मिलिट्री डॉक्टर हुआ करते थे। यांग आती कहता ही है कि लगता है मुझे तुम्हें जिंजो के पास्ट के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। फिर क्या एक कट सीन आता है जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो सेंटिनल होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि आखिर में मैजिस्ट्रेट कौन बनेगा, यानी कि जुए ने ही डिसाइड किया था कि जिंची बनेगी मैजिस्ट्रेट जिंजो की। तो मेरे ख्याल से इस कट सीन को देखने के बाद तुम लोग को थोड़ा बहुत जिंजो के पास के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे इन लोग का पहला एक जनरल था जिसका नाम था क्योशू, जो कि पहले थ्रेनोडियन वॉर के अंदर लड़ा था और लड़ने के बाद वो क्या कहते हैं एट द एंड जो फाइनल बैटल उसने लड़ी थी उसके बाद वो दिखा नहीं। और फिर जो जुए था उसने नया जनरल को पिक किया जिसका नाम था जनरल जीएन, और जुए ही वो है जिसने जिंची को भी पिक किया था एज द मिस मैजिस्ट्रेट ऑफ जिंजो। Weapons, turning our fallen soldiers into deadly tacit discords. General of the Midnight Rangers, Geshu Lin, bravely rose to confront the threat. As Twin Moons Alliance, General Geshu Lin vowed to vanquish evil, raising his blade against the blood-red crescent that foretold destruction. His sword blazed with black flames, laying waste to all who dared stand in his way. Victory seemed certain. Until the retroact rain began to fall. Raindrops fell upwards as in the past. Monsters raged, loyal souls fell to blood-soaked sands, infernal carnage. Issuing his last command, Geshu Lin demanded all soldiers stand firm no matter what happened. Sacrificing his body to the black flames for power, Geshu Lin charged at the Overthrax with all his might, and he was never seen again. After the fall of their leader, the remaining soldiers despaired until a deafening roar of Qinlong struck like lightning. A lone youth bravely stood up to lead a hard-won retreat. After the battle, that young man who tamed the wind ascended to fame, becoming the new general of the Midnight Rangers, selected by Sentinel Jur. On the other hand, General Geshu was blamed for the massive losses that occurred under his command, earning him a notorious reputation in Huanlong. That battle struck us hard, but our Sentinel rose from its long slumber to select a new magistrate who'll guide us into the future. Despite the previous disaster, Jinzhou was off to a promising start. Under our Sentinel and the new magistrate's guidance, the people held hope for a better tomorrow. सो अपना रोवर पूछता भी कि आखिर में जुए ने जिंची को क्यों पिक किया था एज अ मैजिस्ट्रेट। चीशिया कहती है मेरे ख्याल से जुए ने कुछ देखा होगा जिंची के अंदर, इसीलिए उन्हें मैजिस्ट्रेट उसने चूज किया। यांग रोवर से पूछती है जिंची से बात करने के बाद क्या तुम्हें कुछ पता चला कि आखिर में कौन हो तुम, तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ पता चला तुम्हें। हम लोग उन्हें बताते कि कैसे हमारा कनेक्शन ब्लैक शोर्स वालों से हो सकता है, ऐसा जिंची ने हम लोग को बताया। चीशिया कहती है ब्लैक शोर्स, मुझे नहीं इनके बारे में याद आ रहा। फिर हम लोग उन्हें ये ब्लैक ब्लूम दिखाते हैं। हम लोग उन्हें बताते कि कैसे ब्लैक शोर्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेमेंट यानी डिस्ट्रक्शन को प्रिडिक्ट करता है, उन्हें पहले ही बता देता कि कौन सा डिस्ट्रक्शन कहाँ होने वाला है। यानी कि इस ब्लैक ब्लूम के बारे में हम लोग पूछने ग्रैंडमा लिन के पास जाते। ग्रैंडमा लिन हम लोग को बताती हैं कि इस ब्लैक ब्लूम के बारे में उनको तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन एक लड़की है जिसका नाम है वुरीना, वो बता सकती है कि आखिर में ये ब्लैक ब्लूम तुम्हें कहाँ मिल सकता है और इससे रिलेटेड क्या चीजें हो सकती हैं।
फिर क्या हम लोग ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ पे चले जाते हैं वुरीना को, और वहाँ पे हम लोग को फाइनली वुरीना मिल जाती है। फिर क्या वुरीना से मिलने के बाद हम लोग थोड़ा हाई हेलो करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वुरीना हम लोग को अपना इंट्रोडक्शन देती है, फिर हम लोग उसे ये ब्लैक ब्लूम दिखाते हैं। वुरीना इस फ्लावर को देख के कहती है आमतौर पे जो ब्लैक फ्लावर्स होते हैं वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं और उनका दिखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और जो फ्लावर तुम लोग मुझे दिखा रहे हो वो भी एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल टाइप का है। फिर क्या वुरीना उस फ्लावर को देख के थोड़ा बहुत डिटेलिंग वगैरह हम लोग को बताती है, उसके पेटल्स के बारे में, रूट्स के बारे में, कलर वगैरह। मेरे ख्याल से इसको बॉटनी के बारे में कुछ ज़्यादा पता है, इसीलिए चीशिया, रोवर और यांग यांग इन तीनों के ऊपर से मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें बाउंसर जा रही थी तब। वुरीना यहाँ पे कहती है ये एक ऐसा फ्लावर है जिसके ऊपर थोड़ी बहुत रेमिनेंस एनर्जी भी हुई है। काश अगर मेरे पास इस फ्लावर के थोड़े सैंपल होते तो मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेलिंग करके तुम लोग को बता देती कि इसके ऊपर किस टाइप की एनर्जी है। चीशा कहती कि अगर हम लोग के पास ऐसा एक ब्लैक कलर का फ्लावर हुआ, उसको अगर हम लोग लगा ले तो ब्लैक शोर्स वालों को लगेगा कि हम लोग भी ब्लैक शोर्स वाले हैं, तो शायद वो हम लोग के पास आके हम लोग से बातचीत करने की कोशिश करे। यांग यांग कहती लेकिन हम लोग के पास तो ये ब्लैक ब्लूम है ही नहीं, हम लोग के पास बस इसकी एक पिक्चर है। तो वुरीना कहती है कि टेंशन ना लो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा एक फ्लावर बना सकता रेजोनेंस एनर्जी की मदद से, और वुरीना हमारे लिए ऐसा एक फ्लावर बना भी देती है। और हम लोग वुरीना से बात कर ही रहे होते लेकिन यांग यांग पीछे देखती है, ऐसा लगता है उसे कि कोई हम लोग को देख रहा होता है। और जब हम लोग पीछे जाते हैं यांग यांग हम लोग से कहती है रोवर मुझे लगता है कि हम लोग को कोई देख रहा है चुपके से। रोवर कहते तुम यहीं रहो, मैं जाके देखता हूँ कि आखिर में हम लोग को कौन देख रहा है। हम लोग आगे जाते ही देखने की कौन हो सकता है, वहाँ पे हम लोग को कुछ फ्रैक्सिडिस के मेंबर मिल जाते हैं, तो हम लोग को उनसे लड़ना ही पड़ता है, उन्हें हम लोग हरा भी देते हैं। और ढूंढते ढूंढते फाइनली हम लोग को वो मोहतरमा दिख जाती है जो कि चुपके से हम लोग के ऊपर नजर रखी होती है, और ये वही मोहतरमा है जो कि पार्ट 1 के अंदर हम लोग को दिखी थी, और मैंने इनका नाम नहीं बताया था लेकिन अब मैं बताऊंगा। Looking for me? Oh, here you are. और ये मोहतरमा और कोई नहीं बल्कि ब्लैक शोर्स की कमेलिया है। वो रोवर से कहती तुम्हारे पास बहुत सारे सरप्राइज है, तुम्हें पता है। रोवर पूछता आखिर में तुम हो कौन और मेरा पीछा क्यों कर रही हो। कमेलिया कहती अच्छा अब हम लोग ट्रुथ और डेयर खेल रहे हैं क्या। अरे यार तुम तो बड़े जल्दी गुस्सा हो जाते, लेकिन मुझे तो अभी मजा आना शुरू ही हुआ है। बस तुम वो पहले आदमी हो जिसके अंदर मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया, और मेरे ख्याल से तुम्हारे पास काफी अच्छा पोटेंशियल भी है। रोवर कहता कि मेरे सवालों को जवाब दो, तुम फालतू बात ना करो। कमेलिया कहती अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ, वैसे भी तुम मेरे मिशन के टारगेट हो। रोवर पूछता क्या तुम ब्लैक शोर्स से हो। कमेलिया कहती बिंगो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ब्लैक शोर्स की वन ऑफ द ब्लूम बेरर हूँ। ये जो ब्लैक ब्लूम है मेरे पास वो हमारा सिंबल है, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मिशन टू सेव द वर्ल्ड। रोवर पूछता कि आखिर में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए फिर। कमेलिया कहती मेरा प्लान अच्छा हाँ मुझे अब याद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लैक शोज के अंदर लाना ताकि हम लोग दुनिया को क्या कहते हैं बचा सके और कभी भी उसे डूम में ना फंसने दें। सो क्या तुम मेरा साथ दोगे। रोवर कहता है कि तुम्हारी बातों से तो नहीं लगता कि तुम्हें दुनिया बचानी है। कमेलिया कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर दुनिया का कुछ भी हो जाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया कल बूम हो जाए तो मुझे आज में जीना है, और आज को एकदम फुलनेस पे जीना है, और वो हर की चीज़ मैं कर सकूँ जो मैं चाहती हूँ। हर उस इंसान को ठोक दूँ जिसको मुझ पे गुस्सा आता है, और दुनिया में कुछ भी करूँ, और मैं हर चीज़ में ऐसे जीऊँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिले। रोवर पूछता तो तुम फ्रैक्सिडिस वालों से कहाँ ज़्यादा डिफरेंट ही हो फिर। कमेलिया कहती कि वेल मैं तो बस तुम्हें बता रही थी कि मुझे कैसे जीना पसंद है। ब्लैक शोर्स हमारा घर है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फल उगते हैं, और मैं तुम्हें हमारा स्पेशल सीड बनाऊंगी उन सब में से। मेरा काम यह है कि मैं तुम जैसे सीड्स को ब्लैक शोर्स में लाऊं, तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, और फिर तुम्हें तब तक ग्रो करूं जब तक तुम लोग एक अच्छे से फल नहीं बन जाते।
और जब फल फाइनली फूल जाता है तो मुझे को चांस मिलता है कि किसको मैं पिक कर सकती हूँ और उसके साथ कॉम्बैट कर सकती हूँ या फिर उसके साथ मजे कर सकती हूँ। रोवर कहता कि क्या फालतू बातें कर रही हो तुम। कमेलिया कहती यार तुम कितने ज्यादा कोल्ड हो और इसी की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें थोड़ा और परेशान करूँ। और चिंता ना करो यार, मैं बिहेव कर रही हूँ अभी के लिए। इतना ज्यादा एच पे रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे कुछ बेहुदा चीजें नहीं करने वाली हूँ। वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे अराउंड जो भी बुराइयां उनको कुत्तों की तरह मार मार के भगा दे रही हूँ। हमारे रास्ते के बीच में कोई भी ना आए ताकि। और प्लीज यार मुझे और फ्रैक्सिडिस को कभी भी कंपेयर ना करना, वो लोग बहुत ही ज्यादा बेहुदे हो। तुम्हें पता है तुम मेरे हो और मुझे शेयरिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर मैं बस थोड़ी सी चाल चलूँ तो फ्रैक्सिडिस वालों को अपनी उंगलियों के बीच में रखूँ मैं। कमेलिया कहती है चलो मैंने तुम्हारे सवाल के बहुत जवाब दिए, अब तुम्हारी बारी है। फिर क्या कमेलिया हम लोग को अपनी एक जड़ से बांध लेती है। रोवर कहता है कि हम लोग काफी देर से एक अजीब सी पोजीशन में है। वैसे कमेलिया कहती है कि क्या लगता है कि तुम्हें, मुझे मजा आ रहा है कि तुम्हारी तलवार मेरे गले के पास है। और सही में बताओ तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं पूछना है, लेकिन मैं तुम्हें देखने वाली हूँ क्योंकि तुम मेरे वेरी स्पेशल सीड हो। और पता नहीं क्यों लेकिन तुमसे कुछ फेमिलियर वाइब्स भी आती है मुझे। एंड पलक झपकते ही कमेलिया वहां से गायब भी हो जाती है। My name is Camellia. Try not to let me catch you so easily next time. And she's gone. Huh. That was fast. फिर क्या यांग यांग के मैसेज हम लोग को मिलता है। यांग यांग हम लोग से पूछती कि क्या तुम्हें चोट लगी, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो हम लोग उसे बताते कि कैसे हम लोग एक ब्लैक शोज के मेंबर से मिले और फनाला निंका। फिर क्या हम लोग यांग यांग के पास आते हैं। हम लोग उससे पूछते कि क्या लगता है कि हम लोगों ने जो चाल चली थी कि कोई चीशिया को हम लोगों ने वो ब्लैक ब्लूम लगा के टहला रहे थे, क्या किसी ने नोटिस किया वो चीज। यांग यांग हम लोग से कहती है कि हाँ चीशिया को कुछ लोग तो मिले हैं जो कि कहते हैं कि शायद वो ब्लैक शोज से हो सकते हैं। फिर क्या हम लोग वहाँ पे जाते हैं। चीशिया कहती है रोअर काफी सही टाइम पे आए हो तुम यहाँ पे, ये बंदा काफी ज्यादा अजीब मुझसे लग रहा है, जो कि काफी ज्यादा अजीबो तरीके से भी बात करता है। और हाँ इस बंदे के साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो कि अपनी मुंडी घुमा घुमा ऐसे देख रही थी जैसे कि कुछ स्पेशल चीज उसे दिख रही हो हर जगह। और हाँ वो बहुत तेज थी इसलिए भाग भी गई मुझसे। चीशा उस बंदे से कहती कि मैं पेट्रोलर चीशा हूँ, मुझे अपना बिजनेस लाइसेंस दिखाइए प्लीज। वो बंदा कहता है बिजनेस लाइसेंस? वैसे मेरा नाम अल्टो और मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो कि बस एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर हूँ और मैं बस इधर से उधर ट्रैवल करता हूँ ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ अपने तरीके से। चीशा कहती अच्छा तो इसका मतलब तुम्हारे पास कोई लाइसेंस नहीं है और मेरे ख्याल से तुम यहाँ कोई बिजनेस भी नहीं करने आए हो। चीशा कहती तो अपना ऑर्गेनाइजेशन कार्ड ही दिखा दो मुझे। ऑल्टो कहता है मैं बस एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर और हमेशा ओपन हूँ अगर कोई इंसान मुझसे एक अच्छे दाम में बात करना चाहे। चीशा कहती ना तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है ना तुम्हारे पास कोई बिजनेस प्लान है, मेरे ख्याल से तुम तो कोई इलीगल बिजनेस ही कर रहे होगे मेरे ख्याल से। चीशा कहती मेरे ख्याल से तुम्हारे पास एक आधार कार्ड, मेरे मतलब एक आईडी तो होनी चाहिए। चीशा पूछती तुम्हारे सुपरवाइजर कौन है? तो ऑल्टो कहता है हाँ मेरी सुपरवाइजर। जिसके बाद वो कुछ ऐसी चीजें बोलता है जो सुन के मेरे ख्याल से दुनिया वाले भूल ही जाएंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और रोवर भी इस चीज सुन के कहता कि क्या कहना चाह रहे हो भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चीशा कहती बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ चल रहे हो पेट्रोलर स्टेशन में। अल्टो वहां से भागने की कोशिश कहता है कि अरे यार मैं कुछ इलीगल यहाँ नहीं करने आया, मैं बस किसी को ढूंढ रहा था, एक लिटिल गर्ल। रोवर कहता अच्छा तुम एक छोटी बच्ची ढूंढ रहे हो, क्या उसके बाल पिंक है? अल्टो कहता कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें कैसे पता? Watch out! It's dangerous to run like that. Here you are! Hooray! और हाँ इसका नाम अंकोर है और हाँ ये बहुत ज्यादा प्यारी है। अल्टो कहता है अंकोर मैं तुम्हारे बहुत देर से ढूंढ रहा था। चीशा कहती है रुक जाओ तुम पीछे रहो उस लड़की से। चीशा अंकोर से पूछती क्या तुम्हारा नाम अंकोर है बेटा और क्या तुम इस अजीब से आदमी को जानती हो? अंकोर कहती कि मैं अंकल अल्टो को जानती हूँ, वो इलीगल काम नहीं करते, भले वो इधर उधर घूमते हैं, उनकी हरकतें थोड़ी अजीब है लेकिन वो बुरे आदमी नहीं है। अल्टो कहता है यार मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि लोगों के बीच में मुझे अंकल ना बोला करो, मैं उतना भी ज्यादा ओल्ड नहीं हूँ अभी। रोर पूछता है कि तुम्हें बस अंकल बोलने की ही चिंता है। पुरीना कहती है कि मैं इस लड़की को एक क्लिफ के पास देखी थी जहाँ पे एक पॉइजनस मशरूम ये खा रही थी और तभी मैं वहाँ जल्दी से उसके पास गई, तभी मैंने एक एंटीडोट बनाया और उसको पिला दिया। अगर मैं ना होती तो पता नहीं इस बच्ची का क्या होता।
यांग अंकोर से पूछती कि तुम इतनी डेंजरस जगह पे अकेले करने क्या गई थी, तो अंकोर कहती कि मुझे इनके ऊपर नजर रखी थी, रोवर की ओर इशारा करके। अल्टो कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि मैंने इसको ये चीज करने को बिल्कुल भी नहीं कहा था। अल्टो कहता लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी अल्टो वहाँ पे धुआं कर देता है और अंकोर से कहते अंकोर चलो यार हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। And it's a crucial one. You want to know what it is? Let's go, Encore! Hey! Alto! Wait for me! See ya! We still have a world to save! Wait! चीशिया उनके पीछे जाती है, उसे ढूंढने की कोशिश करती है। फिर के सब लोग मिलकर अल्टो को ढूंढते हैं, अलग अलग होकर ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ जगह वहाँ पे स्मोक मिलता है और फाइनली बहुत देर ढूंढने के बाद हम लोग को अल्टो मिल जाता है। अल्टो कहता है ओ आ गए आखिर में तुम। रोवर कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकते हो। अल्टो कहता है कि मैं तुमसे भाग नहीं रहा था, मैं बस ये चाहता था कि तुम मुझसे अकेले में बात करो। अंकोर कहते कि चिंता ना करो, हम लोग यहाँ तुम्हें कुछ बुरा नहीं करना है, हम लोग बस यहाँ पे थोड़ी सी बात करने के लिए आए हैं। अल्टो अंकोर से कहता है यार प्लीज रोवर को डराओ नहीं। अल्टो रोवर से पूछता है सो ये क्या तुम्हारा ही आइडिया था यांग और चीशिया पे ब्लैक ब्लूम लगा के उन्हें पब्लिक में घुमाना ताकि वो हमारी अटेंशन पा सके? मैं तुम्हें सही में बताऊं, अगर ये तुम्हारा प्लान था तो काफी ज्यादा अच्छा प्लान था। अगर कोई नौसिखिया होता तो उन्हें पक्का ब्लैक शोज का समझ लेता। अल्टो पूछता है अब हम लोग यहाँ पे मिल ही गए तो क्या चाहिए तुम्हें ब्लैक शोज से? रोवर कहता है ये चीज मैं तुमको क्यों बताऊं, मैं ब्लैक शोज के लोगों को बताऊंगा ना। अल्टो कहता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिस इंसान को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है वैसे। रोवर पूछता है यानी कि तुम दोनों ब्लैक शोर्स से हो? अल्टो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि मैं हूँ एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर, यानी कि मैं डील्स पे काम करता हूँ। कोई भी चीज मैं तुम्हें फ्री में नहीं देने वाला हूँ, अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो तुम्हें भी बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। अल्टो कहता है रिलैक्स करो यार, मैं बस तुमसे ये चाहता कि तुम कोर्ट ऑफ सर्वांटे के पास मिलो मुझसे। वहाँ पे एक रेजोनेंस बीकन है जो कि टूट चुका है, हम लोग को बस उसे रिकवर करना है। बस तुम मेरा ये काम कर दो और बदले में तुम मुझसे जो चाहे वो पूछो। रोवर अल्टो से कहता है कि आखिर में मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूँ? तो अल्टो अंकोर से कहता है अंकोर अपना जादू दिखाओ। Core, do your cute face! Quick! Please help us! Pretty please! Look at this poor child, pleading to you like that. और फिर क्या, इतनी प्यारी बच्ची ने हम लोगों से इतने प्यार से रिक्वेस्ट की तो अब हम लोग जाने भी तो नहीं दे सकते ना। तो हम लोग चले जाते हैं कोर्ट ऑफ सर्वांटे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग को अल्टो मिलता है। अल्टो हम लोग से कहता है कि कोर्ट ऑफ सर्वांटे एक ऐसी जगह है जो कि एक मिस्टीरियस साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बेस्ट नोन फॉर द रिसर्च इन ऑटोमेटा मैकेनिक्स। लेकिन इस लैब के अंदर कुछ ऐसी बिजार चीज़ें यानी कि ऐसी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि तुम्हारा दिमाग एकदम से हिला के रख देंगी। अल्टो कहता है लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कोर्ट ऑफ सर्वांटे के अंदर जितने भी लोग काम करते थे वो अचानक से सारे के सारे गायब हो गए। और जो कोर्ट ऑफ सर्वांटे का जो चेयरमैन था उसके आखिरी शब्द कुछ इस तरह से थे, You want my research? You can have it! I left everything I gathered in the Court of Cervantes labs. Now, you'll just have to find it. What do you think, Rover? और कहता है चलो ठीक है यार, इसके अंदर चल के देखते हैं कि आखिर में ऐसा कांड क्या हुआ था इस लैब के अंदर। अल्टो कहता है चलो ठीक है, अच्छा वो तुम मान गए। वैसे भी हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस बीकन को सेट करने आए थे। मेरे ख्याल से मिस मैजिस्ट्रेट ने तुम्हें पता ही होगा कि कैसे ब्लैक शोर्स का काम है एलिमेंट को प्रिडिक्ट करना, यानी डिस्ट्रक्शंस को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेना। और ये जो रेजोनेंस बीकन होते हैं वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए। और हाँ, जब कोर्ट और सर्वांटे के अंदर जितने भी रिसर्चर्स थे वो जब गायब हुए थे तो उनके करीब जितने भी रेजोनेंस बीकन थे वो सारे अपने आप ही खराब हो गए थे, पता नहीं कैसे। फिर क्या हम लोग कोर्ट और सर्वांटे के लैब के पास जाते हैं जहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसे डिस्कॉर्ड्स मिलते हैं, हम लोग उन्हें मारते हैं और आगे चल देते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है। एक तरह का पजल है हम लोग के सामने जिसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम लोग अंदर घुस पाएंगे। लेकिन 2 ही सेकंड में हम लोगों ने इस पजल को सॉल्व कर दिया और दरवाजा खुल गया और हम लोग अंदर आ गए। अल्टो वहाँ पे घुसते ही वहाँ का हाल चाल देखता हो, कहते यहाँ पे कुछ पागल साइंटिस्ट थे जो कि रेट्रॉक रेन को वापस से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। रोवर पूछता कि आखिर में ये रेट्रॉक रेन क्या है? अल्टो कहता है कि रेट्रॉक रेन एक तरह का कंडेंस रेमिनेंट एनर्जी होती है जो कि एथेरिक सी की तरह होती है। इतिहास के अंदर कोई भी चीज़ हो उनको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेमिनेंट एनर्जी। और जो रेट्रॉक रेन होती है वो एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करती है ऑफ द पास्ट इवेंट्स, जो चीज़ पहले हो चुकी होती है। और वैसे रेट्रॉक रेन की 3 स्टेज होती है। पहले स्टेज के अंदर वो एक नॉर्मल रेन की तरह दिखती है और जो चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली में सेकंड स्टेज है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि हवा के बीच में रुक सी गई हों जैसे। लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ में आया कि आखिर में ये लोग रेट्रॉक रेन को वापस बना के क्या करना चाह रहे थे।
फिर क्या हम लोग यहाँ कोर्ट ऑफ सर्वांचे के अंदर कुछ पजल्स को सॉल्व करते हैं, जिससे कुछ दरवाजे खुलते हैं जहाँ पे हम लोग को कुछ लोगों के होलोग्राम्स मिलते हैं, जो कि एक तरह के रिसर्चर और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग को पता चलता है। और ज़्यादातर होलोग्राम के अंदर एक इंसान होता है जो कि रेट्रॉक रेन के बारे में बात कर रहा होता है, उसके बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे वो लोग रेट्रॉक रेन को बनाने की प्रोसेस में लगे हुए हैं, उसको बना के वो लोग ओल्ड हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। और कुछ और होलोग्राम्स को देखने के बाद हम लोग को ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी रिसर्च होते हैं और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन सब की जो फंडिंग होती है, जो लोग इन्हें पैसा दे रहे होते हैं, वो एक्चुअली में एक फ्रैक्सिडिस का ओवरसीयर होता है। एज समहाउ हम लोग को ये भी पता चली जाता है कि समहाउ इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के पीछे और इन सारे रिसर्च के पीछे समहाउ फ्रैक्सिडिस वाले भी हैं इन्वॉल्व्ड। और हाँ, थोड़ा बहुत बातचीत सुनने के बाद हम लोग को ये चीज़ भी रियलाइज़ होता है कि इन लोगों ने एक्चुअली में कुछ ऐसी चीज़ को बना दिया है जिसको ये लोग खुद ही काबू में नहीं रख पा रहे हैं, और उसकी भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ जिसका नाम इन लोगों ने रखा है सब्जेक्ट A038। सो आई गेस मेरे ख्याल से इस लैब के अंदर कुछ तो खतरनाक चीज़ ये लोग छुपा के रखे हुए हैं। और फिर क्या, थोड़ा बहुत इधर उधर टहलने के बाद हम लोग एक दरवाजे के पास आते हैं जहाँ पे हम लोग को एक बुढ़ाऊ का होलोग्राम मिलता है, जहाँ की कहता है कि ये मेरे आखिरी शब्द होने वाले हैं, काश मेरे पास थोड़ा और समय होता। वो इंसान कहता है कि मैं मरने से इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि मैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लगा जो कि मुझे कभी नहीं करने चाहिए थे। जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और हम लोग पहले से ही फॉल्स गेट के पास आ चुके थे। और अब मैं जो कर सकता हूँ वो ये है कि मैं अपनी रियलाइजेशन को यहाँ पे छोड़ सकता हूँ। जो चीज़ हो चुकी वो पास्ट है और जो आगे होने वाली है वो फ्यूचर है। इस चीज़ को काश मैं पहले रियलाइज़ कर लेता तो मेरे पास एक और चांस होता, ताकि मैं फिर से अपनी लाइफ के ट्रैक पे आ सकता था। और वो आवाज़ ऐसा लगता है कि हम लोग से कहना चाहती है कि प्लीज़ आगे बढ़ते रहो, तब तक बढ़ते रहो जब तक रियल गेट के पास आप ना पहुँच जाओ, और तब तक बढ़ते रहो जब तक दुनिया को आप चेंज कर दो। और फिर हम लोग के सामने ये मोहतरमा अपीयर होती है। और हाँ, मैं तुम लोग को बता दूँ तो हाँ, ये वही है जो कि wuthering waves गेम स्टार्ट करते ही हम लोग को पहली बार दिखती है, द अननोन गॉड, जिसके बारे में हम लोग कुछ खास ज़्यादा नहीं जानते हैं। अंकुर कहती है अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। अल्टो पूछता है रोवर क्या तुम जानते हो इस इंसान को? रोवर कहता है मेरे ख्याल से मैं उसे जानता हूँ। रोवर अल्टो कहता है मुझे पता ही था। फिर क्या, इस रिसर्च लैब में पावर स्टोर्स करने के बाद जो यहाँ की लिफ्ट होती है वो चलने लगती है। फिर क्या, हम लोग लिफ्ट की मदद लेके हम लोग यहाँ पे इसके बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलती है। अल्टो कहता है कि मेरे ख्याल से यही वो प्राणी है जिसने हमारे रेजिडेंस वीकेंड एक्चुअली में खा लिए हैं शायद। और ये एक तरह का अबॉर्मिनेशन होता है जिसको मेरे ख्याल से रिसर्च वाले लोग ही बनाए होते हैं, और बाद में जब इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो यहाँ बांध के रख दिए थे। Guys, brace yourself. We'll need to take it down. Its weakness. Let me figure out its weakness. लेकिन अब ये हमारे सामने जग ही चुका है, तो हम लोग को इससे लड़के इसको हराना पड़ेगा। और हाँ, एक बहुत लंबी फाइट के बाद बड़े मुश्किलों के साथ हम लोग फाइनली इसको हरा ही देते हैं। अल्टो कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो एक तरह की एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे, और उनका जो कोड टाइटल था वो था डिवाइन बीइंग्स। लेकिन मेरे ख्याल से बाद में उन्हें उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पागल हो गए थे अपनी रिसर्च के अंदर। और मेरे ख्याल से इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को स्टडी करने के लिए वो लोग रेट्रोरैक रेन की मदद ले रहे थे, और रेट्रोरैक रेन का यूज़ करके वो लोग पास्ट को देख सकते थे। तो पास्ट को अगर वो देख सकते तो शायद वो इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा और जान सकते थे। लेकिन वो लोग रेट्रोरैक रेन को नहीं बना पाए थे, और एक तरह की बस एक छोटी सी कॉपी बना पाए थे बस उसकी। अब मेरे ख्याल से फिर वो लोग उस एंशिएंट सिविलाइजेशन की एक कॉपी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको वो अनलिमिटेड एनर्जी प्रोवाइड करते ही जा रहे थे। एट द एंड जिस सिविलाइजेशन को वो लोग बनाते जा रहे थे वह एक मॉन्स्टर में बन जाता है। एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से वो चीज़ ओवरलोड हो गई और वो एक मॉन्स्टर बन गई। और मेरे ख्याल से यही वो मॉन्स्टर था जिसके अंदर कोर्ट और सवांटे के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको मेरे ख्याल से यही बंदा निगल गया अपने अंदर। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो इस फ्रैक्सिडिस ओवरसीयर ने इन लोग को इतना पैसा दिया था इन सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, मेरे ख्याल से उसका भी कुछ लेना देना जरूर था यहाँ पे। अल्टो कहता है चलो ठीक है, अब तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू रोवर। अब मेरी बारी, तो क्या जानना चाहते हो तुम ब्लैक शोज के बारे में? तो हम लोग उससे सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं कि आखिर में ब्लैक शोज वाले क्या करते हैं। अल्टो कहता है कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोग दुनिया के अंदर रेजिडेंस बीकन्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम लोग दुनिया के ऊपर स्टडी कर सके, और किसी भी समय कहीं पे भी अगर लेमेंट आने वाला है यानी कि डिस्ट्रक्शन अगर होने वाला है तो हम लोग उस नेशन या फिर उस कंट्री को पहले ही बता सके ताकि वो कंट्री पहले से प्रिकॉशन ले सके।
ब्लैक शोर्स का जो बेस है और हेडक्वार्टर है वो एक्चुअली में एक आइलैंड पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं रेमिनेंट एनर्जी फ्लो करती है। और ये जो ब्लैक ब्लूम हम लोग पहनते हैं वो भी उसी आइलैंड का है। फिर हम लोग उससे पूछते हैं क्या तुम्हें कमेलिया पता है कि कौन है? अल्टो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि कमेलिया कौन है। वो थोड़ी सी वियर्ड टाइप की, लेकिन हाँ वो ब्लैक शोर्स में ही बिलोंग करती है। फिर हम लोग अल्टो से पूछते हैं कि आखिर में तुम जिंजो के अंदर क्या कर रहे हो? तो अल्टो कहता है कि हम लोग को एक वार्निंग मिली थी कि जिंजो के अंदर जल्द ही एक थ्रेनोडियन रिवाइव होने वाला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे यहाँ के मिस मैजिस्ट्रेट को वार्निंग देने की यहाँ पे जल्द ही एक थ्रेनोडियन आने वाला है। फिर हम लोग उससे पूछते हैं कि क्या मेरा कोई रिलेशन है ब्लैक शोर्स के साथ? तो अल्टो कहता है कि मैं तो बस एक कंसल्टेंट हूँ ब्लैक शोर्स के बारे में, मुझे हर हिडन सीक्रेट्स नहीं पता है उसके बारे में। लेकिन हाँ एक चीज मैं तुम्हें जरूर बता सकता हूँ, ये पहली बार नहीं है कि तुम वापस जगे हो, पिछली बार तुम ब्लैक शोर्स में जगे थे। रोवर हम लोग एक ही गोल के लिए वर्क करते हैं, तुम्हें पता है हम दोनों लोग थ्रेनोडियन के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं और जो लेमेंट होता है उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं। और अल्टो ये भी कहते हैं कि हाँ और हाँ रोवर जो ब्लैक ब्लूम मैंने तुम्हें दिया है ना वो कोई नॉर्मल ब्लैक ब्लूम नहीं है, वो एक तरह की चाबी भी है हमारे हेडक्वार्टर के लिए। तो हाँ अगर तुम कभी भी ब्लैक शोर्स में आए तो तुम्हारे लिए हेडक्वार्टर में घुसना काफी ज्यादा आसान होगा। और फिर हम लोग वहाँ पे बात कर ही रहे होते लेकिन अल्टो को कुछ वियर्ड फील होता। Wait. This is... No. It can't be. Hey, Alto! Wait! वो भागते हुए बाहर जाता है उस लैब से देखने के लिए कि आखिर में क्या हो रहा है। तो हम लोग भी उसके पीछे पीछे आते कि आखिर में इसको ऐसा क्या होगा कि ये इतना घबरा गया था। जब हम लोग बाहर पहुंचते तो वहाँ पे बारिश हो रही होती। हम लोग अल्टो से पूछते तो क्या ये एक नॉर्मल रेन है ना? No. This is... It's the real Retroact rain. Rover, Jinzhou. Jinzhou is under attack. It's a TD outbreak. अल्टो कहता नहीं ये तो रियल रेट्रोएक्ट रेन है। और हाँ लास्ट में हम लोग को ये पता चलता है कि जिंजो अंडर अटैक हो गया है, जिंजो की पूरी सिटी के ऊपर अटैक हो गया। और यहीं पे हमारे वुदरिंग वेव्स की स्टोरी का पार्ट 5 खत्म होता है। तो मैं ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी यहाँ तक देख लियो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना।